आज के इस वीडियो में हम नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस को प्रोसेस कॉस्टिंग में किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर नॉर्मल लॉस की बात की जाए तो नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जो कंपनी के अपने प्रोसेस ऑपरेशंस को प्रोसेस करने की वजह से कंपनी बियर करती है। ये जो लॉसेस होते हैं ये नॉर्मल सिचुएशन में भी होते हैं, कंपनी अगर एफिशिएंट है तब भी ये लॉसेस होते हैं, इसलिए इन लॉसेस को अनअवॉइडेबल लॉसेस कहा जाता है, क्योंकि कंपनी जितनी भी एफिशिएंट हो उसको ये लॉस बियर करना पड़ता है। जैसे कि लेट्स सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी, जो कि कटिंग करती है कपड़ों की और आगे उनको स्टिच करती है। तो कटिंग में उसके 100 मीटर्स लगते हैं और ये जो 20 मीटर्स हैं ये वो कटिंग में वेस्ट कर देती है। तो अब ये बेशक एफिशिएंट है जो भी है, लेकिन 20 मीटर ये वेस्ट करेगी कटिंग में, क्योंकि कपड़े की जब कटिंग करनी होती है तो उसको शेप देने के लिए कपड़ा जो है वो वेस्ट होता है। तो जो 20 मीटर कपड़ा वेस्ट हो जाएगा, इस वेस्ट को हम कहेंगे कि ये हमारे पास नॉर्मल लॉस है। लेकिन अब इसी तरह से अगर एबनॉर्मल लॉस को देखा जाए तो एबनॉर्मल लॉस कंपनी का वो लॉस है जो तब अकर होता है जब कंपनी के एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है, मतलब कंपनी ने जितने आउटपुट का अंदाज़ा लगाया है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो एक्चुअल आउटपुट है वो कम होता है। जैसे कि कंपनी ने लेट सपोज अंदाज़ा लगाया था कि 10,000 यूनिट आउटपुट के वो प्रोड्यूस करेगी, लेकिन एक्चुअली उसने 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो एक्चुअल यहाँ पे कम है और एक्सपेक्टेड ज़्यादा है। तो इस तरह के लॉस को हम कहेंगे कि ये एबनॉर्मल लॉस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 20 मीटर जो है वो नॉर्मल लॉस में चला जाता है। अब हम ये कह देते हैं कि 20 मीटर जो है वो तो नॉर्मल लॉस होता ही होता है, लेकिन जो टोटल कपड़ा वेस्ट हुआ है वो हो गया है 50 मीटर्स का। अब इन 50 मीटर्स में से 20 मीटर नॉर्मल लॉस है, लेकिन ये जो 30 मीटर बच जाएगा ये हमारे पास एबनॉर्मल लॉस होगा। अब ये लॉस हम सपोज कर देते हैं कि कारखाने में आग लग गई थी, जिसकी वजह से जो 30 मीटर और कपड़ा है वो वेस्ट हो चुका है। तो अब ये जो वेस्ट हुआ है इसे हम कहेंगे कि ये कंपनी के पास एबनॉर्मल लॉस है। अब इसी नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस को हम अपनी प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओरिएंट इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम दी गई है, जिसके लिए रिक्वायर ये किया गया है कि प्रिपेयर करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ। इस महीने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएं। यहाँ पे दिया गया है कि ओरिएंट इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट दैट पासेस थ्रू 2 डिपार्टमेंट्स। ओरिएंट एक ऐसी प्रोडक्ट बनाती है जो कि 2 डिपार्टमेंट से पास होती है। प्रोडक्शन डेटा फॉर द मंथ ऑफ इट्स ऑपरेशन आर एज फॉलोज। जो प्रोडक्शन डेटा है वो यहाँ पे हमें गिवन है, जिसमें एक डिपार्टमेंट ए है और दूसरा है डिपार्टमेंट बी। इन दोनों डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट पास करती है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट दी गई है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट डिपार्टमेंट ए और बी दोनों की गिवन है। साथ ही प्रोडक्शन यूनिट्स में यहाँ यूनिट्स मेंशन किए गए हैं, जिसमें यूनिट स्टार्टेड एंड रिसीव्ड इन प्रोसेस। जो यूनिट स्टार्ट किए गए हैं डिपार्टमेंट ए में वो 23,000 थे, जबकि जो यूनिट डिपार्टमेंट बी में रिसीव किए गए हैं वो यूनिट 18,000 थे। अब जो यहाँ डिपार्टमेंट ए से ट्रांसफ़र हुए हैं वही बी में रिसीव हुए हैं, तो यहाँ से 18,000 यूनिट्स ट्रांसफ़र आउट हैं और यहाँ से जो ट्रांसफ़र किए गए हैं वो 13,000 यूनिट्स हैं। अभी जो प्रोसेस में है यूनिट्स वो 2/3 कंप्लीटेड हैं डिपार्टमेंट ए के और 1/5 कंप्लीटेड हैं डिपार्टमेंट बी के। साथ ही कहा गया है कि इन डिपार्टमेंट बी देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 1500 यूनिट्स व्हेन 1/3 कंप्लीटेड। ये कहा जाता है कि डिपार्टमेंट बी में एबनॉर्मल लॉस को ट्रैक किया गया है जब 1500 यूनिट्स 1/3 कंप्लीटेड थी। तो अब हम इस डेटा को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाकर देखते हैं कि उसमें हमने एबनॉर्मल लॉस किस तरह से ट्रीट करना है, और ये भी देखेंगे कि कोई नॉर्मल लॉस है या नहीं है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट बना लिया। ओरिएंट इंडस्ट्रीज कंपनी थी, उसका नाम सबसे ऊपर मेंशन कर दिया। उसके बाद जो रिपोर्ट हम बनाते हैं उसका नेम मेंशन करते हैं, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है। उसके बाद ये रिपोर्ट बनेगी जिस टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम पीरियड हमने मेंशन कर दिया फॉर द मंथ। यहाँ पर कंपनी की जो हमें प्रॉब्लम दी गई है इसमें मंथ बताया नहीं गया था, सिर्फ ये बताया गया था कि फर्स्ट मंथ है, तो यहाँ पे हमने फॉर द मंथ लिख दिया। अगर कोई और मंथ होता तो हम यहाँ पर मेंशन करते कि लेट्स सपोज फॉर द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, वट एवर।
उसके बाद यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट्स मेंशन कर दिए, 2 डिपार्टमेंट्स थे तो दोनों से रिलेटेड रेलिवेंट डेटा यहाँ पर आएगा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में हम क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते थे, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे, जिसमें हम पहला जो एलिमेंट मेंशन करते थे वो ये था कि कितनी यूनिट स्टार्ट की गई हैं प्रोसेस में। तो प्रोसेस में जितनी यूनिट स्टार्ट की गई हैं वो डिपार्टमेंट ए में स्टार्ट की गई हैं 23,000 यूनिट्स, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि मेंशन है। हम यहाँ पे इस 23,000 यूनिट्स को मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि यूनिट्स कितने रिसीव किए हैं प्रीवियस डिपार्टमेंट से या प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ए से यूनिट्स डिपार्टमेंट बी में जाएंगे, तो हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 18,000 यूनिट्स हमें दिए गए हैं कि डिपार्टमेंट बी ने स्टार्ट किए हैं और डिपार्टमेंट ए ने उसको ट्रांसफ़र किया है। तो सिंपली हम यहाँ पर 18,000 यूनिट्स को मेंशन कर देंगे इधर। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि कितने यूनिट्स अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बी ने रिसीव किए हैं वही 18,000 यूनिट्स यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे, तब ही डिपार्टमेंट बी उसे रिसीव कर सकेगा। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि अगले अब जो डिपार्टमेंट बी ने रिसीव किए हैं उसने भी आगे वो फर्दर ट्रांसफ़र करने हैं, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि कितने यूनिट्स फिनिश गुड में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो वो यूनिट्स जो ट्रांसफ़र किए गए हैं क्वेश्चन में भी हमें अवेलेबल है कि 13,000 यूनिट ट्रांसफ़र आउट हुए हैं। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये 2 डिपार्टमेंट से होकर आगे फिनिश गुड बनती है, तो इसलिए अब जो यूनिट डिपार्टमेंट बी से ट्रांसफ़र किए जाएंगे वो फिनिश गुड्स में किए जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर फिनिश गुड्स को मेंशन कर दिया। उसके बाद अब यूनिट ट्रांसफ़र भी लिख लिया और यूनिट रिसीव भी लिख लिया। अब कुछ जो यूनिट्स होंगे वो कंपनी के पास स्टिल इन प्रोसेस होंगे, जिन्हें हम वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स भी कह सकते हैं। अब इन यूनिट्स के बारे में मटेरियल और कन्वर्जन से रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि ये 2/3 कंप्लीटेड हैं डिपार्टमेंट ए के और 25 और 1/5 कंप्लीटेड हैं डिपार्टमेंट बी की 2500 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम ये वाली जो टोटल यूनिट्स हैं उनको मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो 2/3 यूनिट कंप्लीटेड हैं वो, उसके बाद जो यूनिट 1/5 कंप्लीटेड हैं उनको भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो अब जो यूनिट्स डिपार्टमेंट ए की 2/3 कंप्लीटेड हैं वो 3,000 यूनिट्स हैं, और जबकि जो 1/5 कंप्लीटेड हैं अब जो 1/5 यूनिट कंप्लीटेड हैं उनको भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 2500 यूनिट्स डिपार्टमेंट बी की। अब हमने देख लिया कि यूनिट स्टार्ट कितनी की थी, यूनिट ट्रांसफ़र कितनी कर दी गई, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस कितनी है। तो अब बारी आती है हमारे पास एबनॉर्मल लॉस की, और एबनॉर्मल लॉस के लिए ये कहा जाता है कि जो एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स हैं वो 1/3 कंप्लीटेड हैं और 1500 यूनिट्स हैं। तो अब 1/3 अगर यूनिट्स कंप्लीटेड हैं और ये लॉस हुआ है डिपार्टमेंट बी में, जो कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर गिवन है डिपार्टमेंट बी के नीचे, और यहाँ पर लाइन जो लिखी हुई है उसमें कहा जाता है कि डिपार्टमेंट बी में एबनॉर्मल लॉस हुआ है 1/3 कंप्लीटेड है जो कि, तो अब यहाँ पे हम 1500 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस की भी मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 2300 यूनिट्स हैं और यहाँ पर 23,000 यूनिट्स हैं और यहाँ पर 18,000 यूनिट्स आ रही हैं। तो मतलब अब यहाँ पर अगर ये टोटल में इक्वल आती हैं तो ठीक है, अगर नहीं आती तो फर्दर हम देखेंगे कि नॉर्मल लॉस एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर इन यूनिट्स को टोटल कर लेते हैं। तो ये 18,000 यूनिट्स प्लस 3,000 यूनिट्स जब हमने टोटल किया तो ये आया 21,000 यूनिट्स। तो अब 23 में से जब 21,000 को हमने लेस कर दिया तो ये हमारे पास 2,000 यूनिट्स आ जाएंगी नॉर्मल लॉस की, और यहाँ पे हम 23,000 यूनिट्स को कंप्लीट लिख देंगे, क्योंकि क्वांटिटी स्केड्यूल में जो यूनिट स्टार्ट इन प्रोसेस की गई हैं और यहाँ पर जो उनकी डिवीजन हुई है यूनिट्स की, उन दोनों को सेम होना चाहिए, तब हमारा क्वांटिटी स्केड्यूल सही बनता है। उसके बाद इसी तरह से हम इसको भी चेक कर लेंगे कि 13,000 प्लस 2500 प्लस 1500, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17,000, जबकि 18,000 यूनिट स्टार्ट किए थे। तो मतलब ये जो 1,000 का डिफरेंस आ रहा है ये हमारे पास नॉर्मल लॉस की वजह से आ रहा है। तो अब हम जब इसको लिखेंगे तो ये टोटल 18,000 आएगा। तो मतलब अब हमने अपना क्वांटिटी स्केड्यूल दुरुस्त तरह से बना लिया है। तो हमने ये भी देख लिया कि अगर एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों लॉसेज आ रहे हों तो हमने क्वांटिटी स्केड्यूल को किस तरह से प्रिपेयर करना है।
अब उसके बाद जिस तरह हम नॉर्मल कॉस्ट और प्रोडक्शन रिपोर्ट में कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट बनाते हैं, उसी तरह हम इस सेगमेंट पे चलेंगे और यहाँ पर टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट दोनों को मेंशन किया जाता है। तो सबसे पहले कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट हम लिखेंगे वो होगी कि कॉस्ट कितनी रिसीव की है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से। अभी हम सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ए की वर्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट जितनी रिसीव की गई है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से, वो कोई भी कॉस्ट नहीं रिसीव की डिपार्टमेंट ए में, क्योंकि डिपार्टमेंट ए से ही हमने वर्किंग को स्टार्ट किया था अपनी प्रोडक्ट के लिए। अब यहाँ पर जो सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा कि कितनी कॉस्ट ऐड की गई है डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को और उसके बाद हम लिखेंगे कि कितनी कन्वर्जन की कॉस्ट ऐड की गई है डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि डिपार्टमेंट ए में 1,40,000 मटेरियल की और 2 लाख रुपए की कन्वर्जन की कॉस्ट ऐड की गई है डिपार्टमेंट ए में, जिसको हम यहाँ पर एज इट इज मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम टोटल कर लेंगे कि टोटल कितनी कॉस्ट ऐड की गई है डिपार्टमेंट में। तो टोटल के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि 1,40,000 में 2 लाख रुपए को ऐड कर देंगे, तो ये 3,40,000 रुपए की टोटल कॉस्ट ऐड की गई है डिपार्टमेंट में। उसके बाद हम देख सकते हैं हमने ये पढ़ा था कि नॉर्मल लॉस की फर्स्ट डिपार्टमेंट में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हम जो एडजस्टमेंट है वो नॉर्मल लॉस की नहीं करेंगे डिपार्टमेंट ए में, क्योंकि हम प्रोसेस कॉस्टिंग के मुताबिक डिपार्टमेंट ए में जो लॉस करते हैं वो ऑलरेडी यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए एडजस्ट हो जाता है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी अकाउंट फॉर करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट आई है सिर्फ उतनी ही कॉस्ट आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर इसी 3,40,000 रुपए को लिख देंगे कि हमने इस कॉस्ट को ही अकाउंट फॉर करना है। अब टोटल कॉस्ट तो हमने देख ली कि कितनी चार्ज करेंगे। अब टोटल कॉस्ट पर ही लेकिन डिपार्टमेंट 2 में देखते हैं कि कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है। तो डिपार्टमेंट 2 की टोटल कॉस्ट देखने के लिए अगर हम क्वेश्चन पर चलें तो 28,000 रुपए की डायरेक्ट मटेरियल की और 70,000 रुपए की कन्वर्जन की कॉस्ट हमारे पास आ रही है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पर 28,000 रुपए की और जो कन्वर्जन की कॉस्ट है वो है 70,000 रुपए, उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों कॉस्ट को हम टोटल करके लिख देंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमने 18,000 यूनिट्स जो हैं वो रिसीव किए हैं डिपार्टमेंट ए से, तो अगर यूनिट्स रिसीव किए हैं तो कॉस्ट भी हमारे पास इन यूनिट से रिलेटेड आई होगी, जिसको कि हम यहाँ पर यूनिट की बेसिस पर चार्ज करेंगे। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ए की पर यूनिट कॉस्ट है कितनी, क्योंकि जब पर यूनिट कॉस्ट पता चलेगी तभी हम यहाँ पे कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट लिख सकेंगे और टोटल कॉस्ट को अकाउंट फॉर कर सकेंगे। तो इसलिए हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट को नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की केस में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और यहाँ पर किस तरह से हम अगले डिपार्टमेंट में प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को चार्ज करेंगे।